युगांडा के 11 मिग फाइटर्स जो खड़े थे उनको लाइन से उड़ा दिया। फीमेल हाईजैकर ग्रेनेड और पिस्टल लेके अचानक से उठती है प्लेन में। मोसाद ने फेक मर्सिडीज और लैंड रोवर बना के वहां पे उतार दिया। ईदी यमीन को थोड़ा फुसलाया गया कि तुम्हें नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए। यह आदमी तो इंसानों का मांस खा रहा है। लेक विक्टोरिया में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, तो वहां मोसाद पहुंचेगा कैसे? 4000 किलोमीटर दूर अंडर द रडार जाके लाइट्स बंद करके 2 इंजन ऑफ करके ये सारे के सारे उतरते। पहले तो यहाँ से इजरायलियों को उठा के अलग करो। 27 जून 1976 इजराइल के तेल अवीव में ये जो बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट पे 27 जून 1976 को करीब 9 बजे मॉर्निंग में एयर फ्रांस फ्लाइट F139 को पेरिस के लिए टेक ऑफ करना था। और ये डायरेक्ट रूट नहीं था। बीच में एथेंस ग्रीस में एक स्टॉप था जहां से कुछ और पैसेंजर्स को इस फ्लाइट में ऑन बोर्ड होना था। ये जो फ्लाइट थी, इस फ्लाइट में मल्टीपल कंट्रीज के 246 से ज्यादा पैसेंजर्स थे। लेकिन क्योंकि फ्लाइट इजराइल से थी तो मोस्टली जूस पैसेंजर्स थे इसमें। तो जब ये सारी ऑनबोर्डिंग वगैरह हो जाती है तो एज पर शेड्यूल 8:59 मॉर्निंग में ये फ्लाइट टेल अवीव से टेक ऑफ करती है। अब जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो किसी भी पैसेंजर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अगले ही कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। तो थोड़ी दूर चलने के बाद करीब 11:30 पे ये फ्लाइट एज पर शेड्यूल ग्रीस के एथेंस में अपना अगला स्टॉप लेती है। तो इधर ये फ्लाइट ग्रीस के अंदर लैंड होती है। वहीं दूसरी तरफ सेम एयरपोर्ट पे 4 लोग अपने केबिन बैग में गन्स और हैंड ग्रेनेड छुपा के एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक से बच के अंदर घुसते हैं। उस टाइम पे एयरपोर्ट्स की जो सिक्योरिटी वगैरह रहती थी वो काफी ढीली रहती थी, तो इस एयरपोर्ट पे भी एक जगह पे मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा था। ऊपर से एक्सरे की स्क्रीन पे भी कोई स्कैनिंग नहीं कर रहा था। तो इसकी वजह से ये जो 4 लोग थे, जिनमें से एक फीमेल भी थी, इनको बंदूकें और हैंड एंड ग्रेनेड छुपा के एयरपोर्ट में एंट्री मिल जाती है। अब एंट्री लेने के बाद सेम फ्लाइट AF139 जो अभी लैंड हुई थी, उसमें ये चारों एंट्री ले लेते हैं। और जितनी टाइम ये फ्लाइट एयरपोर्ट पे रुकी, उतनी टाइम में 38 ट्रांजिट पैसेंजर्स इस फ्लाइट से उतरे और करीब 58 पैसेंजर्स इस फ्लाइट पे चढ़े थे। इन 58 में से ये 4 आतंकवादी भी थे जो इस फ्लाइट में चढ़ गए थे और थोड़ी देर बाद ही इस प्लेन को अभी हाईजैक करने वाले थे। ये 4 आतंकवादी जब इस प्लेन में घुसे थे तो एकदम नॉर्मल पैसेंजर की तरह 2 आतंकवादी फर्स्ट क्लास में जाके बैठ जाते हैं और 2 इकोनॉमी क्लास में जाके बैठ जाते हैं। तो अभी तक 12 बज चुके थे। तो टाइम के हिसाब से टेक ऑफ करते हैं और टेक ऑफ के करीब 8 मिनट बाद जब प्लेन गल्फ ऑफ कोरियंस वाले एरिया में पहुंचता है तो इन चारों में से जो 2 फर्स्ट क्लास में बैठे थे, ये अचानक से एक हाथ में पिस्टल और एक हाथ में ग्रेनेड लेके अचानक से उठते हैं और तेजी से कॉकपिट जहां पायलट था उस तरफ जाने लगते हैं। अब ये जब जा रहे थे तो केबिन क्रू और कुछ पैसेंजर जो आगे थे वो चीखने लगते हैं। अभी भी जो पीछे वाला सेक्शन था उनको नहीं पता था कि आगे फर्स्ट क्लास में क्या हो रहा है। अब ये जो कॉकपिट था उसके अंदर एक पायलट था, एक को पायलट था और एक चीफ इंजीनियर था। और जब ये चीखने की आवाज आ गई थी तो जो पायलट था कैप्टन माइकल बाकोस, इन्होंने चीफ इंजीनियर को बाहर जाके चेक करने को बोला कि देख क्या चल रहा है बाहर। अब जैसे ही चीफ इंजीनियर कॉकपिट से बाहर की तरफ निकलता है, उसके सामने ही एक आतंकवादी जिसका रियल नेम विल्फ्रीड था, ये इसके सर पे बंदूक लगा के और दूसरे हाथ में ग्रेनेड पकड़ रखा होता है, कॉकपिट के अंदर घुस जाता है और पायलट जहां बैठा था उसको हटा के उसकी सीट पे बैठ जाता है और बाकी जो चीफ इंजीनियर और को पायलट थे उनको बंदूक दिखा के जो पीछे जो हाईजैकर था उसने बाहर कर दिया था। अब इसके बाद जो मेन आतंकवादी था विल्फ्रीड, ये इस पायलट के सर पे बंदूक लगा के साफ कह देता है, देखो ये प्लेन जो पेरिस की तरफ तुम ले जा रहे हो इसको साउथ की तरफ मोड़ दो और जैसा जैसा मैं कह रहा हूं अगर तुम वैसा वैसा करोगे तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुरंत गोली मार दूंगा। तो ये सारी बातें सुन के पायलट जो था वो साउथ की डायरेक्शन यानी कि लीबिया की साइड में प्लेन को मोड़ लेता। अब जब ये इतनी चीजें हुई थी तो सेम टाइम पे पीछे जो इकोनॉमिक क्लास में 2 हाईजैक करते जेल और फैज, ये भी बंदूक और ग्रेनेड वगैरह लेके पीछे के जो पैसेंजर थे उनको भी कंट्रोल में ले लेते हैं और 2 से 3 मिनट के अंदर ही पूरी तरीके से प्लेन जो है इन हाईजैकर्स के कंट्रोल में आ जाता है। और उसके बाद जो मेन हाईजैकर था वो कॉकपिट से ही पायलट का जो माइक्रोफोन था उसको लेके अनाउंसमेंट करता है और उस अनाउंसमेंट में कहता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और अब से तुम्हारा कैप्टन मैं हूं और इस प्लेन को अब से हाइफा बोला जाएगा। और जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा अगर आप लोग कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे ऑर्डर्स नहीं माने तो हम प्लेन को उड़ा देंगे।
और सेम मैसेज को ये फ्रेंच में भी रिपीट कर देता है। ये जो 4 हाईजैकर थे, इनमें से 2 जेल और फैस ये PFLPO ग्रुप से थे, जो इजराइल के खिलाफ पैलेस्टीन की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। और बाकी जो 2 हाईजैकर के ब्रिजिट और विल्फ्रीड, ये जर्मनी के रेवोल्यूशनरी सेल से थे। ये ग्रुप अमेरिका और पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज जो थी, उनकी मनमानी के खिलाफ जर्मनी में बाकी जगहों पर लड़ रहा था। तो पैलेस्टीनियन की जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उनका भी इनको सपोर्ट था। तो इस हाईजैकिंग में ये दोनों ग्रुप साथ में आ गए थे, क्योंकि इन दोनों ग्रुप के जो लोग थे वो दुनिया की अलग अलग जेल में बंद थे, जिसमें सबसे ज़्यादा इजराइल की जेल में बंद थे। तो उनको छुड़वाने के लिए ये 4 हाईजैकर्स ने इस प्लेन को हाईजैक किया था। अब इसके कुछ देर तक प्लेन एज इट इज चलता है और फिर 3 बजते हैं और 3 बजे ये प्लेन बेंगाज लीबिया जो था उसके एयर स्पेस में पहुंच जाता है। और एयर स्पेस में पहुंचने के बाद पायलट जो था वो लीबिया का जो ATC था उसको सारी सिचुएशन बताता है कि ऐसे ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और प्लेन के अंदर तेल भी ज़्यादा नहीं बचा है। लीबिया के अंदर लैंड करवाने के अलावा ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, वरना क्रैश भी हो सकता है। तो थोड़ी देर डिस्कशन के बाद इस प्लेन को बेंगाज लीबिया में लैंड करने की परमिशन मिल जाती है। अब लैंड करने के बाद ये जो हाईजैकर्स थे ये ज़्यादा डरते नहीं हैं, आराम से प्लेन से निकलते हैं। लीबिया के कुछ ऑफिसर्स आते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर प्लेन के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे थे उनको कुछ खाने के लिए दिया जाता है। उनमें से एक हाईजैकर प्लेन में घुस के सारे पैसेंजर के पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट लेके वीज़ा की जो स्टैंपिंग होती है वो करने लगता है। 6 से 7 घंटे ये प्लेन लीबिया में रुकता है, रीफ्यूलिंग होती है और फिर उड़ जाता है। और जैसे ही प्लेन उड़ता है उसके थोड़ी देर बाद ही हाईजैकर पायलट को बता देता है कि युगांडा की तरफ साउथ में मुड़ लेना आप। और हाईजैकर जो एक नॉर्मल कैप्टन जिस तरीके से अनाउंसमेंट करता है, ठीक उसी तरीके से अनाउंसमेंट कर करके हर चीज़ बता भी रहा था। तो उसने अनाउंसमेंट करके ये भी बताया कि अब ये प्लेन जो है ये वो युगांडा के एंटीबिए में लैंड करेगा। अब युगांडा का नाम सुन के जो पैसेंजर्स थे जो ऑलरेडी डरे हुए थे वो और डर जाते हैं, स्पेशली इजरायली पैसेंजर्स। तो प्लेन युगांडा में लैंड करने वाला था, तो थोड़ी देर बाद ही ये जो प्लेन था ये युगांडा के एयर स्पेस में पहुंच जाता है। अब युगांडा के एयर स्पेस में पहुंचने के बाद जो इनका ATC था वो ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करता, आसानी से लैंड करने देता है। और ये जो टाइम था, इस टाइम तक इजराइल जो अंदर सारी चीज़ें पता चल चुकी थी कि इजराइल का जो प्लेन है वो हाईजैक होकर युगांडा में लैंड कर रहा है। अब 29 जून 1976 को 3:15 पे युगांडा के एंटेबे में प्लेन लैंड करता है। और जब ये प्लेन लैंड कर रहा था तो इस एयरपोर्ट के चारों तरफ युगांडा की आर्मी खड़ी हुई थी, उसने घेर रखा था। वेपन्स थे उनके पास, कार, ट्रक, चारों तरफ आर्मी थी। अब युगांडा के एंटेबे में प्लेन लैंड होने के बाद हाईजैकर्स ये जो ओल्ड टर्मिनल वाला एरिया था इसके अंदर जाते हैं, युगांडा के ऑफिसर से बात करते हैं। और हैरानी की बात यहाँ पे ये थी कि 3 और PFLP के आतंकवादी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो 4 हाईजैकर्स थे अब टोटल 7 हाईजैकर हो चुके थे। अब इसके थोड़ी देर बाद ये लोग सारे पैसेंजर्स को प्लेन से लाइन बना के उतारते हैं और ओल्ड टर्मिनल की तरफ ले जाते हैं। और जब ये सारे पैसेंजर्स जा रहे थे तो दोनों तरफ युगांडा की आर्मी और हाईजैकर्स गार्ड कर रहे थे और उसके बीच में से सारे पैसेंजर्स ओल्ड टर्मिनल की तरफ जा रहे थे। और ओल्ड टर्मिनल के अंदर एक वेटिंग हॉल था, वहां पे इन सारे पैसेंजर्स को पहुंचा दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि हॉल में पहुंचने के बाद हाईजैकर्स इन पैसेंजर्स को संभाल रहे थे, युगांडा की आर्मी ने एक रिलीफ टीम बना दी थी। जब हाईजैकर्स ऊपर जाके रेस्ट कर रहे थे तो वो लोग इन पैसेंजर्स को संभाल रहे थे। और इसके थोड़ी देर बाद ईदी अमीन जो था वो हॉल के अंदर आता है, सारे पैसेंजर्स को स्पीच वगैरह देता है। बेसिकली ईदी अमीन इस टाइम पे ऐसा बताना चाह रहा था कि वो एक मीडिएटर है और मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है उसको ताकि पैसेंजर्स सेफ रहें। अब इसके थोड़ी देर बाद ज्यादा वेट नहीं करते हाईजैकर्स, वो अपनी डिमांड की एक लिस्ट बनाते हैं। इनकी डिमांड में ये था, इनके ग्रुप के जो 53 लोग जेल में बंद हैं, जिसमें से 40 इजराइल की जेल में बंद हैं और बाकी फ्रांस, जर्मनी, कीनिया और स्विट्जरलैंड की जेल में बंद हैं, इनको तुरंत छोड़ दिया जाए। इनको $5 मिलियन दिए जाएं। जैसे ही ये इनको मिल जाएगा इस सारे पैसेंजर्स को छोड़ देंगे। और ये सारी डिमांड्स देने के बाद 1 जुलाई दिन में 2 बजे तक का टाइम दिया, यानी कि डेडलाइन दी इनको कि अगर इस टाइम तक ये सारी चीजें नहीं हुई तो सारे पैसेंजर्स को ये मार देंगे। तो फिर सेम डे यानी कि 29 जून 1976 को ये सारी डिमांड्स युगांडा की गवर्नमेंट के थ्रू इजराइल और बाकी कंट्रीज के पास पहुंच जाती है। अब ये करने के थोड़ी देर बाद ही हाईजैकर्स सारे पैसेंजर्स के पासपोर्ट लेके उनके नाम अनाउंस करते हैं। जो लोग जूस थे, इजराइल से थे, उनको सेपरेट एक ग्रुप में कर रहे थे और जो नॉन इजरायली थे उनको एक ग्रुप बना के अलग कर दिया था। जितने जूस और इजरायली थे उनको दूसरे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो इस तरीके से इन्होंने सारे पैसेंजर्स को 2 ग्रुप में बांट लिया था। अब इसके बाद काफी देर तक कुछ नहीं होता है।
फिर रात हो जाती है। नेक्स्ट डे आता है 30th of June 1976। इस दिन ये जो नॉन इजरायली ग्रुप था, जिसमें कुछ लोग बीमार थे, मदर्स थी बच्चों के साथ, कुछ सीनियर सिटीजन थे, इनको ये प्लेन में बैठा के पेरिस भेज देते हैं। 12 क्रू मेंबर भी थे, उनको भी भेजा जा रहा था, लेकिन क्रू मेंबर जो थे उन्होंने मना कर दिया था कि वो अपने पैसेंजर्स को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है।